बहू को अपना बनाकर रखने में ही भलाई है। पायल और उसकी बड़ी बहन प्रमिला के भाई अनमोल की शादी 6 महीने पहले हुई और अनमोल की शादी के बाद आज पायल अपने मायके आई थी और थोड़ी देर के बाद उसकी दीदी प्रमिला भी आने वाली थी। पायल मायके पहुंची तो उसने देखा कि उसकी भाभी आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उसकी माँ गुस्से से चिल्लाते हुए कह रही थी कि अभी थोड़ी देर में मेरी दोनों बेटियां घर आने वाली हैं और तेरा काम ही खत्म नहीं हुआ। तू बहुत कामचोर है। मेरी बेटियों में इतनी फुर्ती है कि तू तो उनसे मुकाबला क्या ही करेगी। पायल को बड़ा बुरा लगा कि उसकी भाभी को ससुराल आए हुए 6 महीने हुए थे और माँ उससे इतने बुरे तरीके से बर्ताव कर रही थी। पायल ने घर के अंदर जाकर अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ यह तुम क्या कर रही हो? भाभी अभी इस घर में नई नई आई है, तुम उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकती हो? तो वह कहने लगी कि तू चुप रह, तेरी दीदी आती ही होगी, आते ही वह कुछ खाने के लिए मांगेगी, उसे बहुत भूख लगती है और यह देख अभी तक आंगन में झाड़ू लगा रही है, पता नहीं कब नाश्ता बनाएगी। तब तक पायल की बड़ी दीदी भी प्रमिला भी घर में आ गई। वो कहने लगी, माँ भाभी तुम्हारा ठीक से ध्यान तो रखती है ना? घर तो एकदम कबाड़ बना हुआ है। मैं रहती थी तो घर एकदम चमका कर रखती थी। सुदाजा जी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि बहू की माँ ने तो उसे कुछ सिखाया ही नहीं, सब मुझे ही सिखाना पड़ता है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। आकृति की आंखों से आंसू बहने लगे। पायल को भी बड़ा बुरा लग रहा था। खैर, गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद पायल तो वहां से चली गई थी। बीच बीच में वो अपनी माँ को समझाती रहती कि भाभी के साथ व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार कर। लेकिन सुजाता जी को आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि उनकी बेटियां ही सब कुछ हैं, बहू को तो कुछ आता ही नहीं है। धीरे धीरे करके आकृति को उस घर में आए हुए 4 साल हो गए थे। 4 सालों में उसकी सास ने कभी भी उसे मायके नहीं जाने दिया। हर बार जब वो मायके जाने की बात करती तो उसकी सास कहने लगती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम मायके कैसे जाओगी? गर्मी की छुट्टी में भी आकृति के भाई बहन घर में इकट्ठा होते थे। तब सुजाता जी कहने लगती थी कि मेरी बेटियां भी गर्मी की छुट्टी में घर आती हैं, तुम नंदों की आवभगत करो, मायके जाने की क्या ज़रूरत है। इस बार भी गर्मी की छुट्टियों में सुजाता जी की बड़ी बेटी घर आने वाली थी। वो बहू के पीछे पड़ी हुई थी कि बेटी के आने पर कौन कौन से व्यंजन बनेंगे। तभी एक दिन पायल ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहने लगी, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं आ पाऊंगी। बाई भी 10 दिन की छुट्टी के लिए गई हुई है। तुम मेरी देखभाल करने के लिए और घर संभालने के लिए भाभी को यहाँ भेज दो, साथ ही वो रसोई भी संभाल लेंगी। भाभी अकेले कैसे आएगी? तो भैया को कहो कि वह उन्हें लेकर जल्दी से मेरे घर आ जाएं। सास ने तुरंत ही बहू को मुफ्त की नौकरानी समझकर बेटी के घर रवाना कर दिया। वहां पहुंचकर बहू के पैरों तले जमीन ही सरक गई, क्योंकि ननद बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। उल्टा वहां तो ननद नंदोई घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे। आकृति हैरानी से बोली, दीदी आपकी तो तबीयत खराब थी ना? तो पायल कहने लगी, नहीं भाभी मेरी तबीयत खराब नहीं है। भैया और आपको कभी भी एक साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलता है। माँ हमेशा आपको कोसती रहती है कि आप कुछ नहीं करती। उन्होंने आपको इस बार भी छुट्टियों में मायके भी नहीं जाने दिया, क्योंकि दीदी घर पे आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं आपको बहाना बनाकर वहाँ से बुला देती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ क्या होता है। आकृति कहने लगी, लेकिन दीदी यह सब तो ठीक नहीं है ना?
पायल मुस्कुराते हुए बोली, भाभी सब ठीक है। अगर कोई सास अपनी बहू की कद्र नहीं करती है तो उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि बहू ने तो सब कुछ कितना सहजता से संभाल रखा है। जब आप वहाँ नहीं रहोगी तब शायद माँ को आपकी कमी महसूस हो और उन्हें यह एहसास हो कि बहू उनके लिए क्या मायने रखती है। और भैया आप भाभी को लेकर उनके मायके चले जाइए। वैसे भी उनका मायका यहाँ से पास ही है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं भी अपने पति के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। ये 20 दिन आप लोग अपने हिसाब से एंजॉय करिए और घर में बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप भाभी को लेकर उनके मायके पहुँचे हैं। और भाभी आप अपने मायके में भी बोल देना कि वह लोग माँ को फ़ोन करके कुछ ना बताएं। बस कुछ दिनों की बात है, देखते हैं कि माँ को कुछ होश आता है या नहीं। वो हमेशा अपनी बेटियों के गुणगान करती रहती है, लेकिन उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि बुढ़ापे में बहू ही काम आएगी, बेटी तो अपनी ही गृहस्थी संभालती रहेगी। आकृति की आंखों में आंसू छलक आए कि ननद ने उसके बारे में इतना तो सोचा। अनमोल भी बोल पड़ा, दीदी आप बहुत अच्छी हो जो आप मेरी पत्नी के बारे में इतना सोच रही हो। माँ के सामने मैं कुछ बोलता हूँ तो वह तो मुझे ही सुनाने लगती है कि मैं बुढ़ापे में उनका क्या ही ध्यान रखूँगा। मेरा ध्यान तो अपनी पत्नी में ही अटका हुआ है। इस पर पायल और उसके पति ने अनमोल को भी समझाया। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आकृति को ब्याह कर अपनी पत्नी बनाकर तुम उसे अपने घर में लेकर आए हो तो उसके सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी है और उसके हक की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तो गलत बातों पर तुम्हें अपने माता पिता के खिलाफ अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, वरना समय के साथ साथ रिश्ते हमेशा के लिए समाप्त होने लगते हैं। और शायद यह सब कुछ सहते सहते आकृति एक दिन हमेशा के लिए तुम्हारे माँ बाप से अपने रिश्ते तोड़ ले और उनकी सेवा करने को भी तैयार ना हो, तब तुम्हें और भी ज़्यादा दुख होगा। इससे अच्छा समय रहते अपनी जुबान को खोलो और घर में माँ बाप और पत्नी के बीच सामंजस्य बनाकर रखो और जो भी गलत हो उसे उसी वक्त उसकी गलती का एहसास दिलाओ। कलह के डर से चुप रहोगे तो अपने ही घर को टूटता हुआ जल्दी ही देखोगे, क्योंकि यह पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पत्नी को अपने माँ बाप दोनों के सम्मान का ख्याल रखे। अनमोल भी बहुत ध्यान से अपनी दीदी और जीजा जी की बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि अब वह उनकी बातों पर अमल क्या करेगा। खैर, ननद की योजना के अनुसार आकृति अपने मायके चली गई। सब लोग उससे मिलकर बड़े खुश हुए। आज 4 साल के बाद उसे मायके आने का मौका मिला था। अनमोल भी इस बार अपने ससुराल में रहा था। उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। इधर सुजाता जी अकेले परेशान हो रही थी। बड़ी बेटी अपने बच्चों के साथ चली तो आई थी, लेकिन वह रसोई के कामों में मदद बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। इधर उनके घुटनों के दर्द ने उन्हें परेशान कर रखा था। अकेले उनसे काम हो ही नहीं रहा था, तो अपनी बेटी से भी रसोई में मदद मांगने लगी। तो वह कहने लगी कि ऐसे समय पर जब भी मैं आ रही थी तो तुम्हें भाभी को पायल के पास भेजने की क्या ज़रूरत थी। तब सुजाता जी कहने लगी कि बहू तुम्हारी सेवा में हर बार लगी रहती थी। इस बार पायल की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो यहाँ नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैंने उसे उसकी देखभाल करने के लिए भेज दिया। तुम तो घर की बड़ी बेटी हो, क्या घर संभालने में कुछ दिनों तक मेरी मदद नहीं कर सकती? तुम्हारी बहन को अभी आकृति की ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं क्या करती। प्रमिला को बहुत बुरा लग रहा था
एक दो दिन तो उसने किसी तरह रसोई में मदद की। फिर कहने लगी, माँ हम गोवा घूमने जाने वाले थे तो बीच में तुमसे 2-4 दिन के लिए मिलने के लिए चली आई थी। अब मैं जाती हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके भाभी को बुला लेना। अकेले कब तक यह सब संभालोगी? इतना कहकर वह वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली गई। सुजाता जी तो अवाक सी रह गई। वह सोचने लगी कि जब बहू घर पर रहती थी तो बेटियों के आने पर मैं दिन रात उससे उनकी आवभगत करवाती थी। इस बार बहू घर पर नहीं थी तो बेटी कितनी जल्दी यहाँ से चली गई। उसे यह भी नहीं दिखा कि माँ तकलीफ में है, अकेले कैसे बनाएगी खाएगी। वह उदास मन को आकर अपने पति के पास बैठ गई तो रविशंकर जी ने मौका देखकर कह दिया कि क्या हुआ, बेटी तुम्हारी देखभाल करने के लिए रुकी नहीं? उसे तुम्हारी सेहत से ज्यादा अपने घूमने फिरने की पड़ी है। बहू को तो तुमने 4 सालों में मायके नहीं जाने दिया कि तुम्हारे पीछे घर कौन संभालेगा। बेटी को तुम 4 दिन और नहीं रोक पाए। सुजाता जी क्या बोलती, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। वह काफी दुखी कि बेटी ने उनके दर्द को क्यों नहीं समझा। बार बार पूरा घर सर पर उठा लेती थी और बहू को 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं देती थी। बेटी को तो 1 गिलास पानी भी चाहिए होता था तो वह बहू को ही आवाज लगाती। लेकिन आज वही बेटी उन्हें तकलीफ में देखकर भी छोड़कर भाग गई थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि बहू दिन रात उनकी सेवा में एक पैर पर खड़ी रहती है, फिर भी वह उसकी कद्र नहीं करती। रविशंकर जी गहरी आवाज में बोले कि अभी तो कुछ ही नहीं बिगड़ा है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हालत और भी खराब होगी। अगर बहू से ऐसे ही कड़वा रिश्ता बनाकर रखोगी तो हो सकता है कि बहू ही तुम्हारी सेवा करने से इनकार कर दे। तब तुम क्या करोगी? यह बेटियां तो अपनी घर गृहस्थी में रम गई है, छुट्टियों में आती हैं लेकिन हमेशा तो तुम्हें बहू के साथ ही रहना है। फिर भी तुम बहू के साथ कितना खराब व्यवहार करती हो। सुजाता जी अब अकेले चूल्हा चौका संभाल रही थी। तब उन्हें समझ में आ रहा था कि बहू कितना सारा काम अकेले संभालती है, ऊपर से उनकी गालियां भी सुनती है, फिर भी मुंह में उफ तक नहीं करती है। ऐसी स्थिति में वह रहती तो कब का ससुराल छोड़कर भाग गई होती। बेटा भी तो पत्नी की तकलीफ देखते हुए भी उन्हें कुछ नहीं कहता। उन्होंने बेटे को फोन लगाया और कहने लगा, बेटा अब की तबीयत कैसी है? अगर वह अच्छा महसूस कर रही है तो तुम लोग कल वापस आ जाओ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। सास का फोन आते ही आकृति विचलित होने लगी और वह कहने लगी कि मम्मी जी की तबीयत वैसे ही खराब रहती है, अकेले ही उन्हें सब कुछ संभालना पड़ रहा है। उसने अपने पति के कहा कि 10 दिन तो हो चुके हैं, हम घर वापस चलते हैं। मैं सबसे मिल ली हूँ और मुझे क्या चाहिए। अनमोल खुशी से खिल उठा कि उसकी पत्नी को माँ की कितनी चिंता है। वह उसी दिन घर वापस लौट आया। 10 दिन में माँ का चेहरा उतर गया था। अनमोल कहने लगा, माँ तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सुजाता जी कहने लगी, अब बुढ़ापे में तबीयत तो ढीली रहती है बेटा, लेकिन तुम लोग आ गए अब मुझे अच्छा लग रहा है। बहू रसोई की ओर जाने लगी तो सुजाता जी कहने लगी, बहू अभी तो तुम थकी हुई घर आई हो, रुको मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। यह सुनकर आकृति हैरानी से अपनी सास का चेहरा देखने लगी तो वह कहने लगी कि हाँ बहू, इतने दिनों से रसोई में संभाल रही हूँ, एक टाइम का खाना और बना लेती हूँ। लेकिन आकृति नहीं मानी और कहने लगी, नहीं माँ, आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, आप आराम करिए, मैं रसोई संभाल लेती हूँ।
आखिर मैं किस लिए हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने बहू को अकेले नहीं छोड़ा और रसोई में आकर उससे बात करते हुए उसकी मदद में की करने लगी। आगे की सास के व्यवहार में परिवर्तन को देखकर बहुत हैरान थी और मन ही मन अपनी ननद को धन्यवाद दे रही थी। शाम को जब उसने पायल को कॉल किया तो उसे सारी बातें बताई और कहा कि लगता है अब माँ जी मेरे साथ प्यार से मिलकर रहेंगी। तो पायल कहने लगी, भाभी, माँ में बदलाव आना बहुत ज़रूरी था। उन्हें सच्चाई देखनी ज़रूरी थी कि एक समय के बाद बहू ही काम आती है। बेटियाँ तो दूर दूर रहती हैं और कभी कभी आ सकती हैं, लेकिन बहू ही है जो दिन रात साथ में रहती है और हर सुख दुख में साथ देती है। पायल अपनी ननद के प्रति आभार से भर उठी, जिसने उसकी सास के नज़रिए को बदलने में मदद की थी। सुजाता जी अब बहू से ज़्यादा जुबान नहीं लड़ाती थी और ना ही बेटियों के लिए तुलना करती थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि बहू ही उनके बुढ़ापे का असली सहारा है। आकृति भी खुश थी कि सासू माँ अब उसके साथ प्यार से मिलजुल कर रहेगी।